हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आनुवंशिकता और जैव विकास चैप्टर के बारे में। दोस्तों, जो चैप्टर है ये हर एग्जाम के लिए, चाहे वो हाई स्कूल की एग्जाम हो या इंटर या इससे ऊपर की एग्जाम हो, तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इस चैप्टर का मतलब क्या है, आइए समझते हैं इस चैप्टर का मतलब। दोस्तों, जो आनुवंशिकता है, पहले समझेंगे आनुवंशिकता का मतलब क्या है। दोस्तों, आनुवंशिकता का मतलब होता है यानी जो माता पिता होते हैं इनके संतानों में इनके लक्षण जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये हम समझेंगे। मान लो कोई माता पिता जो है वो लंबा है, जो उनकी संतानें हैं वो कैसे होंगे, लंबे होंगे या छोटे होंगे, ये समझेंगे इसमें। और इसके साथ साथ समझेंगे कि एक ही माता पिता की दो संतानें अगर हैं तो उसमें कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता है। मान लो इसके साथ साथ समझेंगे कि कोई माता पिता मान लो खूब गोरे हैं तो उनकी संतानें किस प्रकार की प्राप्त होंगी, गोरी या काले या सांवले। तो ये सब कुछ समझेंगे आनुवंशिकता के अंतर्गत। इसके बाद हम समझेंगे जैव विकास का मतलब क्या होता है। तो जैव विकास का मतलब होता है जीवों का विकास कैसे हुआ है। तो दोस्तों, जीवों का विकास कैसे हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमको पता चलेगा कि हम लोग कैसे बने हैं, क्योंकि हम एक जीव हैं। हम यहाँ तक जो आप लोग हम लोग बने हैं, इतना सुंदर शरीर पाया गया है मनुष्य का, तो यहाँ तक पहुँचने में हमको कितना टाइम लगा है, हम किस प्रकार से बने हैं। क्या गाय, भैंस, चिड़िया, इन जीवों का विकास एक ही पुरुष से हुआ है या कोई अन्य जीव से हुआ है, तो कुछ सब कुछ समझेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए। इसके साथ साथ अगर ये वीडियो पसंद आपको आ रही है तो वीडियो को बस लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसके साथ साथ आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपको इस चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ाएंगे। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपका इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न मिस नहीं जाएगा। आइए पढ़ते हैं आनुवंशिकता के बारे में आज। तो दोस्तों, जो आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है बता दिया है, तो आनुवंशिकता होता क्या है ये समझते हैं दोस्तों। तो आप हेडिंग डाल लीजिए आनुवंशिकता। क्या आनुवंशिकता? तो आनुवंशिकता की परिभाषा क्या होती है दोस्तों। जो आनुवंशिकता की परिभाषा होती है इसमें बताया गया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को बोलते हैं आनुवंशिकता, यानी माता पिता से जो इनकी संतानों में लक्षण जाते हैं उससे बोलते हैं आनुवंशिकता। तो आइए लिख लेते हैं आनुवंशिकता की परिभाषा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को आनुवंशिकता कहते हैं। दोस्तों, क्या होता है आनुवंशिकता का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को बोलते हैं आनुवंशिकता। क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता। तो क्या होते हैं दोस्तों, यानी ये परिभाषा है। इसके अलावा एक परिभाषा और है, यानी माता पिता से जो संतानों में लक्षण जाते हैं उससे बोलते हैं आनुवंशिकता। दोस्तों, क्या आपने देखा है कि माता पिता से संतानों में लक्षण जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि आसपास आपके कोई होगा जिसका मान लो जिसकी माता या पिता की जो आँखों का यानी पुतली का रंग होता है, किसी की पुतली का रंग होता है यानी भूरा होता है, या किसी की पुतली का रंग जो आँखों का रंग होता है नीला होता है या काला होता है। तो उसकी जो संतानें होती हैं वो भी क्या होते हैं, उसकी संतानों में जो आँख का रंग होता है वो भूरा या काला जैसा होगा, उसी के संतानों में उसी प्रकार का रंग होता है। इसके साथ साथ और क्या होता है, बालों का शेप भी जाता है, बालों का रंग भी जाता है। जो बाल होते हैं, मान लो किसी के बाल छल्ले होते हैं तो उसकी जो संतानें होते हैं उसके भी बाल क्या होते हैं, छल्ले होते हैं। तो ये क्या, ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो यही जो है, यही क्या है, आनुवंशिकता है। क्या है? आनुवंशिकता। इसी को बोलते हैं, इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं वंशागत नाम से। तो वंशागत जो लक्षण होते हैं इसे बोलते हैं वंशागत। तो आपको ये समझ में आएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके साथ साथ में कि जो एक ही माता पिता की दो संतानें होते हैं उसमें कुछ ना कुछ अंतर पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों, एक ही माता पिता की दो संतानें हमेशा एक समान नहीं रहते हैं। चाहे वो आप हो, दो भाई आप अगर रहें तो क्या आप दोनों भाई एक समान हैं? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि हम भी जो हमारे भाई हैं हम सभी भाई समान नहीं हैं, या बहन हो या भाई हो तो एक समान
समान संतानें नहीं हो सकते हैं। तो ये इस अंतर को बोलते हैं विभिन्नता। क्या बोलते हैं? विभिन्नता। आइए समझते हैं विभिन्नता क्या होता है। विभिन्नता, तो दोस्तों विभिन्नता जो होता है, इसका मतलब होता है विभिन्नता का मतलब कि एक ही माता पिता की दो संतानें समान नहीं होते हैं, इनके बीच पाए जाने वाले अंतर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विभिन्नता। तो इसके ये परिभाषा लिख सकते हैं, या इसके अलावा परिभाषा होती है जीवधारियों के बीच में पाए जाने वाले अंतर को बोलते हैं विभिन्नता। देखो, जीवधारियों के बीच में पाए जाने वाले अंतर को क्या बोलते हैं? विभिन्नता। विभिन्नता कहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है? विभिन्नता कहता है यानी एक जो जीवधारी होता है, जो उनमें अंतर होते हैं, उन वो उससे बोलते हैं विभिन्नता। मतलब एक ही माता पिता की मान लो 2 संतानें हैं, 4 संतानें हैं, जो संतानें हैं उसमें क्या होता है? कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है, तो उससे बोलते हैं क्या? विभिन्नता। क्या होता है? विभिन्नता। चाहे आप अपने परिवार में देख लीजिए, जो आपके भाई हैं, क्या एक समान है? नहीं है, क्योंकि आप एक ही माता पिता की संतानें हैं और आप 2 संतानें हैं, तो 2 संतान क्या समान है? नहीं है। तो इसी को बोलते हैं विभिन्नता। वो चाहे हम हो चाहे आप हो, तो इसमें अंतर पाया जाता है, इसी बोलते हैं विभिन्नता। तो ये भी हो गया विभिन्नता। अब इसके साथ साथ समझेंगे विभिन्नता जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होते हैं कायिक, नंबर 1 होते हैं कायिक। कायिक विभिन्नताएं, कायिक विभिन्नताएं, और दूसरे होते हैं जननिक भिन्नताएं। विभिन्नताएं, तो विभिन्नता 2 प्रकार के होते हैं, कायिक और जननिक विभिन्नताएं। तो कायिक विभिन्नताएं क्या होते हैं? जननिक विभिन्नताएं क्या होते हैं? दोस्तों जो कायिक विभिन्नताएं होते हैं ये हमको जन्म के बाद मिलते हैं, मतलब जन्म के जो बाद परिवर्तन होते हैं, जो अंतर होते हैं, उससे बोलते हैं कायिक विभिन्नताएं। जो जन्म से हमको मिलते हैं, विभिन्नताएं अंतर होते हैं, विभिन्नताएं होते हैं जन्म से हमको मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं जननिक विभिन्नताएं। तो ये समझ में आया होगा। इसके साथ साथ अब आते हैं अनुवांशिकी का मतलब क्या होता है? अनुवांशिकी, हेडिंग है अनुवांशिकी। दोस्तों अनुवांशिकी क्या होता है? जो अनुवांशिकी है, अनुवांशिकी का मतलब क्या है? दोस्तों अनुवांशिकी एक शाखा है। इस शाखा के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो इस शाखा के अंतर्गत जो ये दिया गया है अनुवांशिकता और विभिन्नता, जो अनुवांशिकता विभिन्नता है, इसके अध्ययन को बोलते हैं अनुवांशिकी। क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी। आइए लिखते हैं, यानी इसको बोलते हैं जेनेटिक भी बोलते हैं, जेनेटिक लिखते हैं। अनुवांशिकता और विभिन्नता के अध्ययन को क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी कहते हैं। दोस्तों क्या होता है कि जो दिया गया अनुवांशिकता, क्या अनुवांशिकता और विभिन्नता का जो अध्ययन होता है उसे बोलते हैं अनुवांशिकी। क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी। यानी इसका अध्ययन किया जाएगा अनुवांशिकता का, और जो विभिन्नता का अध्ययन किया जाएगा, जो इसके बारे में नॉलेज मिलेगा उसी को बोलते हैं क्या? अनुवांशिकी बोलते हैं। तो अनुवांशिकी एक शाखा है, इन दोनों की शाखा है। इसके अंतर्गत क्या आता है? अनुवांशिकता आता है और विभिन्नता आता है। इसके 2 भाग हैं जिसके अनुवांशिकी के। तो ये होता है अनुवांशिकी। अब समझेंगे इसके साथ में कि अनुवांशिकी जो है इसके जनक कौन है। तो अनुवांशिकी के जनक यहाँ से लिखो,
अनुवांशिकी के जनक। ये आपको याद रखना है अनुवांशिकी, ये टोटल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से याद करना है, ध्यान से समझना है। तो ये अनुवांशिकी के जनक कौन है? अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं किसके जनक? अनुवांशिकी के जनक हैं। तो ये अनुवांशिकता के जनक पूछे जाए या अनुवांशिकी के जनक पूछे जाए तो आपको बताना है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल है ये अनुवांशिकता का पूछा जाए या वंशागत के जनक पूछे जाए या अनुवांशिकी के जनक पूछे जाए तो यही है। या खोजकर्ता पूछेगा कि अनुवांशिकता की खोज किसने की थी, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आप समझते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में कुछ समझते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे, इन्होंने किस प्रकार से ये सिद्धांत दिया था अनुवांशिकता का या अनुवांशिकी का। तो ये समझते हैं इसके बारे में। आप इसको रफ कर लीजिए, हम रफ कर रहे हैं इसको। अब समझेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, जिन्होंने सिद्धांत दिया था, इनके सिद्धांत के बारे में बाद में समझेंगे। पहले समझेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे। तो इनको हम बोलते हैं मेंडलवाद के नाम से पढ़ते हैं, मेंडलवाद। मेंडलवाद क्या था? तो जो मेंडल थे इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने क्या किया जो ये अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया। तो दोस्तों जो मेंडल थे, देखो मेंडल का जन्म जो मेंडल का जन्म था वो एक देश था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर, ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर, उसी शहर में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सिलिसिया गांव। सिलिसिया नामक गांव था। उस गांव में 22 जुलाई, कब? 22 जुलाई और 1822 में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 1822 में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 22 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के ब्रून शहर और सिलिसिया नामक गांव में। तो ये समझ में आया इनका। और इन्होंने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये ब्रून शहर में एक चर्च में क्या हो गए? पदाधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। वहीं पर इन्होंने अपना संकरण का प्रयोग किया। किस पर किया था? मटर के पौधे पर। इन्होंने जो संकरण का प्रयोग किया था वो क्या था? मटर के पौधे पर। किस पर? मटर के पौधे पर किया था, जिसका नाम था मटर के पौधे पर किया था, जिसका नाम था पायसम सैटिवम। लिख लो, पायसम सैटिवम। पायसम सैटिवम इसका क्या नाम है? मटर का वैज्ञानिक नाम है पायसम सैटिवम। ये किसका नाम है? इसका नाम है मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? पायसम सैटिवम। इस पर इन्होंने प्रयोग किया था एक संकरण का। तो जब इस पर प्रयोग किया था तो इन्होंने 7 जोड़ी मटर के पौधे के लिए थे। कितने? 7 जोड़ी। तो उन्होंने कितने जोड़ी? 7 जोड़ी लक्षणों को चुना। 7 जोड़ी लक्षणों को चुना। कितने? 7 जोड़ी लक्षणों को चुना। किसके? मटर के पौधे के। उनको चुनने, ये कब चुना था? ये चुना था 1856 से 1863 के बीच में। ये 7 जोड़ी लक्षणों को इन्होंने चुना था। और इसके बाद जब लक्षणों को इन्होंने चुन लिया तो इन्होंने अपना सिद्धांत एक पुस्तक में रखा, उसका जिसका नाम था
क्या नाम था जिसका? पादप संकरण के प्रयोग। पादप संकरण के प्रयोग, ये पुस्तक का इनके नाम है। इनकी पुस्तक का नाम कोई पूछे, मेंडल लिख लो, मेंडल की ये पुस्तक जो है वो है पादप संकरण के प्रयोग। इसको अंग्रेजी में बात की जाए तो अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ और प्लांट। हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इनकी पुस्तक का क्या नाम था? एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन इनकी पुस्तक का नाम था। इसमें इन्होंने अपना सिद्धांत रखा था 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में इन्होंने अपना सिद्धांत इस पुस्तक में रखा था। इस पुस्तक में रखने के बाद जब इन्होंने सिद्धांत रख दिया, पर इनके सिद्धांतों की कोई वैल्यू नहीं हुई, इनका सिद्धांत प्रचलित नहीं हुआ। कोई बात इनके सिद्धांत पर कोई किसी ने गौर नहीं किया, क्योंकि उस समय इनके सिद्धांत पर गौर इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय लैमार्क और डार्विन के चर्चे ज़्यादा थे। बाद में क्या हुआ, इनकी जो मृत्यु थी वो 1884 में इनकी मृत्यु हो गई और 1900 में इनके सिद्धांतों को 1900 में इनके सिद्धांतों को एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ह्यूगो डी ब्रिज। और इसके साथ में थे कार्ल कोरेंस और थे शेरमार्क। ये तीन वैज्ञानिक थे, ह्यूगो डी ब्रिज, कार्ल कोरेंस और शेरमार्क। जो ये वैज्ञानिक थे ये थे ऑस्ट्रेलिया के, ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। ये थे हाईलैंड के थे और जर्मनी के और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे। इन्होंने इनके सिद्धांत का परीक्षण किया। इनके सिद्धांत का परीक्षण करने के बाद जब इनकी मृत्यु हो गई 1900 में, और इनका सिद्धांत 1901 ईस्वी में इनका सिद्धांत प्रचलित हो गया। कब हुआ? 1901 ईस्वी में किसका? मेंडलवाद का सिद्धांत जो था वो प्रचलित हो गया जब इन्होंने इनका परीक्षण किया। तो ये रहा मेंडलवाद। आप समझेंगे मेंडलवाद जो इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, उसमें 7 जोड़ी लक्षणों को लिया था। उन लक्षणों के बारे में कि वो कौन से लक्षण थे मटर के पौधे के जिनको इन्होंने चुना था। तो आइए समझते हैं मटर के पौधे के लक्षणों के बारे में। लिख लो मटर के 7 जोड़ी लक्षण। देखो मटर के पौधे के मटर के पौधे के 7 जोड़ी लक्षण। तो ये समझते हैं इनके बारे में कि कौन कौन से वो लक्षण थे 7 जोड़ी। तो जो दोस्तों मेंढक के 7 जो लक्षण थे, इसमें लक्षण जो थे एक दूसरे के विपरीत थे। यानी एक लक्षण अगर लंबा है तो उसका दूसरा क्या है? बौना है। तो इस प्रकार से मतलब इसके एक दूसरे के विपरीत थे।
एक था प्रभावी तो एक था अप्रभावी। तो आइए समझते हैं 7 लक्षणों के बारे में, इनके कौन कौन से थे। तो पहला जो यहाँ पे लिखते हैं लक्षण, लक्षण, लक्षण का नाम, और यहाँ पे लिखे प्रभावी। आप भी कॉपी में अपने लिखते चलिए प्रभावी और अप्रभावी, क्योंकि ये तो आम सी बात है। आपको अगर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं अनुवंशिकता, तो ये लक्षण जो है 7 जोड़ी इनको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लक्षण होते हैं जो इन्हीं से पूरे चैप्टर में आप समझेंगे कि माता पिता के लक्षण होते हैं किस प्रकार अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो ये लक्षणों के माध्यम से समझेंगे तो ये जो चैप्टर, और इनको इसीलिए आप लोग याद कर लीजिए और लिख लीजिए। आइए समझते हैं आगे इनका लक्षण क्या है। पहला लक्षण था वो था पौधे की लंबाई। ले लो, पौधे की लंबाई। क्या? पौधे की लंबाई। तो पौधे की लंबाई कैसे तो होती है, तो आपने देखा होगा कि पौधे जो मटर के होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लंबा होता है, एक छोटा सा होता है। पहले जो गेहूं के साथ में बोया जाता, मटर बोया जाता था, तो वो लंबा था। अब जो चल रहे हैं, मतलब जो हाइब्रिड मटर है, चलते पहले से थे, पर ये अभी अब आने यहाँ जाते हैं प्रचलित हुई हैं। तो जो यहाँ के पौधे होते हैं अब छोटे छोटे सब्जी वाले, तो ये होते हैं छोटे। तो 2 प्रकार के मटर के पौधे होते हैं। जो प्रभावी होगा वो क्या होगा? लंबा होगा। क्या होगा? लंबा। और अप्रभावी क्या होगा? बौना होगा। मटर के पौधे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक लंबा, दूसरा बौना। अब बात करेंगे इसके बाद में बीज का आकार। बीज का आकार। तो दोस्तों बीज का आकार कैसा होता है? आपने देखा होगा बीज इसका, तो बीज का आकार कैसा होता है? गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है। गोल। और क्या होता है? अप्रभावी में कैसा होगा? तो मटर के जो बीज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जो हरा वाला मटर होता है वो हल्का क्या होता है? इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से? इस प्रकार से होता है। और ये जो होता है ये बिल्कुल गोल होता है। सेब इसका जो ये होता है ये गोल होता है, ये होता है इस प्रकार से, जिसको बोलते हैं झुर्रीदार। क्या बोलते हैं? झुर्रीदार वो होता है। ठीक है। तो इसका जो बीज का आकार होता है कैसा होता है? गोल होता है और झुर्रीदार होता है। अब समझेंगे बीज का रंग। बीज का रंग। तो बीज का रंग कैसा होता है? तो गोल वक्त जो होता है मटर, उस बीज का रंग कैसा होता है? तो वो उस बीज का रंग होता है पीला। क्या होता है? पीला इस बीज का रंग। और जो झुर्रीदार होता है इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है हरा। क्या होता है? हरा। हरा हो गया। तो लक्षण कितने हो गए? 3 हो गए। अब समझेंगे इसके आगे कौन सा लक्षण होगा। तो इसके आगे जो लक्षण होगा अब लेते हैं बीज का आकार हो गया, बीज का रंग हो गया, और अब लेंगे पुष्प का रंग। पुष्प का रंग। चौथा है पुष्प का रंग। तो पुष्प का रंग कैसा होता है? आपने देखा पुष्प किसका है? तो पुष्प का रंग कैसा होता है? पुष्प का रंग होता है लाल। इसमें क्या होगा? लाल। और दोस्तों कहीं पे लिखा होता है बैंगनी भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? बैंगनी भी लिखा होता है, पर यहाँ पे हम लाल लिख रहे हैं, कहीं पे लाल भी लिखा होता है। किताब में लाल लिखा है, पर जो गेस विद्या का है, गेस मॉडल पेपर, उसमें क्या लिखा है? बैंगनी लिखा है। तो ये क्या होता है? लाल होता है। पर अप्रभावी में क्या होगा? सफेद। सफेद। क्या होगा? सफेद होगा। तो ये भी हो गया लाल और सफेद। क्या? पुष्प का रंग। और अब आएगा पुष्प की स्थिति। अच्छा क्या है? पुष्प की स्थिति। तो पुष्प की स्थिति क्या होती है? ये होती है कक्षास्थि। क्या होती है? कक्षास्थि। और क्या होती है? अग्रस्थि। कक्षास्थि और अग्रस्थि क्या होते हैं? पुष्प की स्थिति होती है। लक्षण टोटल कितना हो गए? 5 हो गए। अब हम छठा देखते हैं। छठा कौन सा है? छठा है फली की आकृति। फली की आकृति कैसे होती है? तो दोस्तों फली की आकृति होती है, फली की आकृति होती है फूली हुई। क्या होती है? फूली हुई।
फूली हुई, और क्या होती है मटर इस प्रकार, ये फूली हुई जो होती है इस प्रकार से होती है। ये होती है फूली हुई, और एक होती है इस प्रकार से। जब ये मानो सूख जाती है तो हो जाती है इस प्रकार से। इस प्रकार से मटर हो जाती है। तो ये क्या हुई, ये फूली हुई, ये क्या होगी पिचकी हुई, क्या बोलेंगे इसको, पिचकी हुई है, पिचकी बोलो, क्या बोलोगे, पिचकी। तो मटर की जो फली क्या होती है वो फूली हुई होती है और पिचकी हुई होती है। वो फली का आखिरी लक्षण है वो क्या है, फली का रंग। सातवां क्या है, फली का रंग। फली का रंग कैसा होता है, फली का रंग होता है यहाँ पे हरा, क्या होगा, हरा होगा। और यहाँ पे क्या होगा, प्रभाव में क्या होगा, तो यहाँ पे होगा पीला, क्या होगा, पीला। तो कितने लक्षण थे, 7 जोड़े। तो देखो आपने 7 जोड़ी लक्षणों को पढ़ा, यहाँ पे हो गए 7 जोड़ी लक्षण हो गए। तो क्या था, पहला था पौधे की लंबाई, क्या था, पौधे की लंबाई में प्रभाव में था लंबा, अप्रभाव में क्या था, बौना था। और बीज का रंग गोल प्रभाव में और झुर्रीदार। बीज का रंग, बीज का आकार ये क्या है, बीज का रंग पीला और हरा। पुष्प का रंग लाल और सफेद। पुष्प की स्थिति कक्षस्थी और अग्रस्थी। फली की आकृति फूली हुई और पिचकी हुई। फली का रंग हरा और पीला। तो ये है इनके 7 जोड़ी लक्षण। पर बात ये समझ आती है कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, क्या इसमें था, और भी पौधे चुन सकते थे पर इसमें क्या था। हाँ दोस्तों, क्योंकि इसको इसलिए चुना क्योंकि जो जो चीज़ें इनको इसमें मिली वो हर पौधे में नहीं मिल रहे थे। क्योंकि जो मटर का पौधा है ये जो है इसमें 7 जोड़ी लक्षण मिले, और किसी पौधे में 7 जोड़ी लक्षण नहीं मिल सके। इसके साथ साथ क्या हुआ, जो ये पौधा है ये 1 वर्षीय पौधा होता है, मतलब 1 वर्ष के अंदर ही इसको उगाया जाता, फलाता है। इसके बाद क्या होता है, और क्या होता है, इसको कहीं पर भी बगीचे में आसानी से उगा भी सकते हो। इसके साथ साथ क्या हुआ, इसमें वो सभी लक्षण मिले जो मेंडल को चाहिए थे। और इस पौधे को इसलिए चुना था क्योंकि ये पौधा जो था उभयलिंगी था। उभयलिंगी यानी नर और मादा एक ही पौधे पर मिल जाते थे, इसलिए मेंडल ने इस पौधे को, मटर के पौधे को चुना। तो मटर के पौधे को चुना इसलिए। अब मेंडल ने इनका प्रयोग किस प्रकार किया वो समझेंगे।